सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस फर्स्ट पार्ट में प्रोफेशनल एथिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ सेक्शंस कवर किए थे। सेक्शन थे गाइस, सबसे पहला सेक्शन हमने कवर किया था, दैट इज़ एक सेकंड गाइस, सेक्शन 5। देन हमने कवर किया था गाइस सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 एंड देन सेक्शन 5 2 सबसेक्शन 2। सॉरी गाइस, सबसे पहले सेक्शन 8 कवर किया था, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, फिर सेक्शन 5 एंड फिर हमने किया था गाइस सेक्शन 7 एंड फिर किया था गाइस सेक्शन 27। तो गाइस सेक्शन 8 डील करता था डिसक्वालिफिकेशन से, सेक्शन 2 डील करता था डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, और सेक्शन 5 डील करता है गाइस किससे करता है, टाइप्स ऑफ मेंबर्स। दो तरह के मेंबर्स होते हैं गाइस, फेलो एंड एसोसिएट। उसके बाद गाइस हमने सेक्शन 7 करा था। उसके बाद सेक्शन 27 ये ब्रांचेस वाला सेक्शन था कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होनी चाहिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेक्शन 7 कौन सा था गाइस? सेक्शन 7 बताइए गाइस कौन सा था? सेक्शन 7 था गाइस हमारा शायद डेजिग्नेशन बाय चार्टेड अकाउंटेंट, कि चार्टेड अकाउंटेंट जो सर हैं हमारे, वो कौन सी अपनी कब कहाँ पर कौन कैसी डेजिग्नेशन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये पूरा पार्ट हमने पार्ट 1 में कवर करा था, प्रोफेशनल एथिक्स के पार्ट 1 में। उसको आप ज़रूर देखिए इस पर्टिकुलर इस लेक्चर को देखने से पहले। सो गाइस आज हम क्या कवर करने वाले हैं, शेड्यूल 1 पार्ट 1। गाइस अभी हम ना क्या एक बार शेड्यूल करेंगे, और शेड्यूल के जो क्लॉजेस के जो गाइस नेम होंगे ना, कि क्लॉज 1 किससे डील करता है, क्लॉज 2 किससे डील करता है, उसको हम एक बार अलग से उसके लिए शॉर्ट लास्ट में, जैसे पार्ट 1 हमारा गाइस ये सारे पार्ट 2 हमारा इसके ऊपर होगा, शेड्यूल 1 पार्ट 1 के ऊपर। फिर हमारा पार्ट 2 आएगा गाइस, पार्ट 3 आएगा, वो सिर्फ स्पेसिफिकली डील करेगा क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7, ये पार्ट 3 होगा गाइस। उसके बाद गाइस पार्ट 4 आएगा, पार्ट 4 डील करेगा गाइस शेड्यूल 2 पार्ट 1, शेड्यूल 2 पार्ट 1। उसके बाद गाइस हम शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर जाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे इसको हम क्लॉजेस को लर्न कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से गाइस हमारी क्लासेस जो हैं इस तरह से चलेंगी, शॉर्ट वीडियोस होंगी, कम से कम टाइम में मैक्सिमम कवर करने की ट्राई करेंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो गाइस फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, इसमें गाइस ये कॉमन लाइन होंगी, कॉमन लाइन इन एवरी क्लोज। तो ये लाइन हम बार बार नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको सिर्फ यहीं पर देखना है। तो क्या बोलता है ये जो पार्ट 1 है गाइस, पार्ट 1 किसके लिए है? चार्टेड अकाउंटेंट सर जो प्रैक्टिस में है उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा गाइस, ये वाला क्लोज ना, क्लोज सॉरी पार्ट, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में भी, सेकंड शेड्यूल में भी, थर्ड शेड्यूल में भी, सब में पार्ट 1 जो होगा ना गाइस, जो पार्ट 1 होगा ना, वो जो सीए सर हमारे प्रैक्टिस में है ना, उनके लिए एप्लीकेबल होता है, वो उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो गाइस एक बार ये लाइन रीड आउट करते हैं। अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी, इज चार्टेड अकाउंटेंट सर इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़, फिर एक बार दोबारा से रीड करते हैं गाइस। अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ। गाइस एक बार और करते हैं। अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ। अब एक बार देखिए गाइस, अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस deemed to be guilty of professional misconduct if। तो गाइस इफ़ के बाद ना हमारे केस आते रहेंगे, केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइस क्लोज देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोज 1 देखते हैं अब।
तो गाइज़ ये लाइन आपको याद रखनी है, दिमाग में याद रखनी है। जब भी मैं क्लोज स्टार्ट करूँगा तो इससे पहले मैं ये लाइन आपको एक बार रिमाइंड कराने के लिए बोल दूंगा, उसके बाद हम क्लोज स्टार्ट करेंगे। बट ये जो नोट्स हैं इसमें आपको बार बार ये वाली लाइन नहीं मिलेगी, बिकॉज गाइज इट्स कोई फ़ायदा नहीं है एक ही चीज़ को बार बार रेपिटेशन करने का अपने नोट्स में। नोट्स हमारे कंसाइज वे में होने चाहिए, समराइज वे में होने चाहिए। तो देखते हैं गाइज, और जगह जगह पे गाइस आपको निमोनिक्स मिलेंगे लर्न करने के लिए। सो बिल्कुल भी चिंता वरी नहीं होने का, बिल्कुल भी वरी नहीं होने का, पूरा ध्यान से इसको देखने का गाइस, है ना। तो आओ देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले क्लोज वन आता है हमारे पास गाइस, क्लोज वन। तो क्लोज वन में गाइस सबसे पहली हमारी जो सबसे पहला कोई भी क्लोज आएगा, अगर आपको एग्जाम में कोई भी पर्टिकुलर केस स्टडी आती है और आप वहाँ पे क्लोज आइडेंटिफाई कर जाते हैं, तो सबसे पहले लाइन जो आपको लिखनी है, सबसे पहली लाइन अगर आपको लिखनी है, अगर वो क्लोज पार्ट वन का है तो क्या लिखनी है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ के बाद से आपका जो पर्टिकुलर क्लॉज की जो जिससे वो जिस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करता है उसके बाद वो स्टार्ट होगा। तो क्लोज वन हमारे को क्या कहता है गाइस? क्लोज वन क्या कहता है हमारे को? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he allows any person to practice in his name as chartered accountant, sir, in practice other than chartered accountant and other than his एम्प्लॉय और पार्टनर। सो गाइस क्या बोलते हैं क्लोज वन में, क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट सर है ना, वो किसी ऐसे पर्सन को अपनी फर्म का नाम यूज़ करने के लिए दे देते हैं, अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, वो किसी ऐसे पर्सन को अपनी फर्म का नाम यूज़ करने के लिए दे देते हैं कि ना तो वो चार्टेड अकाउंटेंट है, ऐसे किसी बंदे को दे देते हैं, या फिर वो चार्टेड अकाउंटेंट तो है लेकिन उनकी फर्म का ना तो एम्प्लॉई है ना पार्टनर है। तो गाइस दो चीज़ें यहाँ पर देखने वाली होती हैं। हमारे चार्टेड अकाउंटेंट सर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी फर्म का नाम यूज़ करने के लिए दे देते हैं, तो वो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं। फर्स्ट केस में वो चार्टेड अकाउंटेंट ही नहीं है वो पर्सन, हमने ना किसी बीटेक वाले बंदे को अपनी फर्म का नाम यूज़ करने के लिए दे दिया, और हमारा बीटेक वाला जो पर्सन है ना वो हमारी रिटर्न प्रिपेयर कर रहा है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे बीटेक या वो पर्टिकुलर पर्सन वो रिटर्न के बारे में क्या जानता होगा गाइस? तो उस केस में हमारा सीए गिल्टी हो जाएगा इस क्लोज वन में। तो गाइस एक चीज़ का ये ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? ही इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट, our chartered accountant sir allowed the particular person who is a chartered accountant। तो चार्टेड अकाउंटेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, but our clause says that irrespective he is a chartered accountant, he has to be partner or as well as employee of the firm। तो गाइस या तो चार्टेड अकाउंटेंट है वो ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट है वो बंदा ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ना वो पर्टिकुलर पर्सन या तो वो एम्प्लॉई होगा या फिर वो वहाँ का फर्म का पार्टनर होगा, या तो एम्प्लॉई होगा या फिर पार्टनर होगा, या एम्प्लॉई होगा या पार्टनर होगा। ये चार्टेड अकाउंटेंट पर्सन है, इसके साथ साथ दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ये देखिएगा, ये मेरी फिंगर देखिए, ये चार्टेड अकाउंटेंट है, हमने इनको हमारे सीए सर ने ना इनको अपना नाम यूज़ करने के लिए दे दिया, ये हमारे नाम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है चार्टेड अकाउंटेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइस चार्टेड अकाउंटेंट के साथ साथ ना जो हमारी पर्टिकुलर फर्म है जो हमारी पर्टिकुलर फर्म, उस फर्म में ये पर्टिकुलर चार्टेड अकाउंटेंट, ये वाले चार्टेड अकाउंटेंट या तो वहाँ पर पार्टनर हो या फिर एम्प्लॉई हो, या तो वहाँ पर पार्टनर हो या फिर एम्प्लॉई हो। तो गाइस एक बार क्लोज को दोबारा रिपीट करते हैं। क्या बोलता है क्लोज बोलता है गाइस, क्लोज दिस पर्टिकुलर क्लोज सेड दैट इफ अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या बोलते हैं गाइस? ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज चार्टेड अकाउंटेंट
अदर देन चार्टेड अकाउंटेंट एंड अदर देन पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। तो गाइस ये क्लोज फर्स्ट हमने कवर करा। नाउ मूविंग ऑन टू क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 2 देखते हैं गाइस। क्लोज नंबर 2 में गाइस हमारे को बात करता है आवर चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज और एग्रीज टू अलाउज और पे if he pay or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly। तीन चीज़ें गाइस देखनी होंगी आपको, तीन चीज़ें आएंगी अभी आपके सामने, तीन चीज़ें आएंगी सबसे पहले देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला गाइस या तो कोई कमीशन या फिर कोई शेयर या फिर कोई ब्रोकरेज। अब एक बार दोबारा देखेंगे गाइस। सबसे पहला क्या था गाइस? शेयर। सेकंड वन इज कमीशन। थर्ड वन क्या था? ब्रोकरेज। इन तीनों में से अगर हमारे जो सीएसआर है ना, हमारे सीएसआर क्या करते हैं, बीटेक वाला पर्सन है, बीटेक वाले अंकल हैं, उनको क्या करते हैं हमारे सीएसआर ना अपनी प्रोफेशनल फीस में से ना कुछ पोर्शन या कुछ शेयर, कुछ कमीशन, कुछ ब्रोकरेज उन अंकल को देते हैं गाइस, तो गाइस हमारे इंस्टीट्यूट कहता है कि आप अपनी फीस का कोई भी पर्टिकुलर शेयर, ब्रोकरेज, कमीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि इनडायरेक्टली कैसे, वो अपनी वाइफ को देते हैं। जिस पर्टिकुलर बीटेक वाला पर्सन है ना, वो कौन है गाइस? उनकी वाइफ का ब्रदर है, तो वो उनके थ्रू कैसे वो पैसे पहुंचाते हैं, वो अपनी वाइफ को देते हैं एंड वाइफ आगे अपने ब्रदर को देती है। तो इनडायरेक्टली भी वो ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद गाइस बात आती है वो किसको अपना शेयर, किसके साथ अपनी फीस शेयर कर सकते हैं, तो नंबर वन होगा या तो वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। या फिर वो फर्म का पार्टनर होना चाहिए, या फिर वो फर्म का पार्टनर होना चाहिए, या फिर वो फर्म का क्या होना चाहिए गाइस? बताइए रिटायर्ड पार्टनर, या फिर फर्म का रिटायर्ड पार्टनर होना चाहिए, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, या फिर गाइस दो स्पेशल केस हमारे पास आने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने बोला आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी शेयर कर सकते हो जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, या फिर वो मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी है, या फिर वो मेंबर है किसी प्रोफेशनल बॉडी का। तो गाइस अब हम देखेंगे कि मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी में कौन कौन आता है। मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी में कौन कौन आता है, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है गाइस, तो सबसे पहले मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी के लिए गाइस आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ एक आपको, C2A3। तो C2 दो कौन से हैं गाइस? या तो वो CS हो या CWA हो। नाउ 3A, फर्स्ट ए इज एक्चुअरी, एडवोकेट एंड आर्किटेक्ट। ठीक है गाइस, ये हो गए हमारे मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, C²A3। ये आप नोट कर लीजिए गाइस, जो ये नोट्स हैं इसमें मैंने ये निमोनिक नहीं लिखा हुआ, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद गाइस हम देखने वाले हैं प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। इसमें होगा गाइस हमारा शॉर्टकट C2MA। तो C से दो कौन से होंगे गाइस? सेम, CS, CWA। M से गाइस MBA एंड A से होगा गाइस एडवोकेट, उसके बाद गाइस बैचलर ऑफ लॉ या फिर टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग।
ठीक है गाइस, बैचलर ऑफ लॉ, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एक और रह गया गाइस आर्किटेक्ट। तो ये गाइस हमने सिंपल वे में ये बार बार हर 2-3 क्लोजेज में ये हमारे को ये चीज़ काम आएगी, 3 क्लोजेज में ये चीज़ काम आएगी। तो हमारा क्लोज अभी तक हमने कौन कौन से क्लोज करे गाइस, कौन कौन से करे? क्लोज वन करा जो किससे डील करता है गाइस, क्लोज वन किससे डील करता है, जल्दी जल्दी बताएंगे कि हम ना अवर चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नॉट अलाउ एनी पर्सन to practice in his own name other than CA and पार्टनर और एम्प्लॉय। तो क्लोज वन हमने ये देखा गाइस। फिर हमने क्लोज टू अभी हम देख ही रहे थे। क्लोज टू में उसने बोला था कि किसी को ना आप अपनी फ़ीस का जो शेयर है ना वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रोकरेज, कमीशन और शेयर, इस 3 चीज़ों को आप अपनी जो आपकी प्रोफेशनल फ़ीस है उसके साथ आप शेयर नहीं कर सकते। फिर उसने बोला था किन किन के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो उसमें हमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखी थी। सबसे पहला हमने पॉइंट देखा था, सबसे पहला किसके साथ आप शेयर कर सकते हो, या तो आपका वो पार्टनर हो या फिर रिटायरिंग पार्टनर हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर हो। फिर 2 स्पेशल केस हमने देखे थे जिसके बाद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हो या किसी प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूट का वो मेंबर हो। तो 2 क्लोज गाइस अभी तक हम कर चुके हैं। क्लोज 2 में अभी कुछ और भी बातें आएंगी, तो देखते हैं गाइस क्लोज 2। तो हम यहाँ तक गाइस अभी कर चुके हैं, आपको एक बार पढ़ना है तो फटाफट से आप पढ़ लीजिए। ये देखिए गाइस, ये मैंने ऑलरेडी इसके लिए करा हुआ है, चाहे मैं यहीं पर निमोनिक लिख देता हूँ, C³ C²। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये CMA C² MA और बाकी ये पूरा बैचलर वाला तो पूरा है। उसके बाद गाइस आगे देखिए, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग very highly testable in the exam point. Can widow of deceased member continue to receive share of firm? तो आंसर क्या है गाइस? येस, इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स सच ए प्रोविजन देन द विडो ऑफ डिसीज मेंबर कैन कंटिन्यू टू रिसीव हिज शेयर ऑफ फर्म, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो गाइस नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप गाइस, एक पर्टिकुलर पर्सन की सोल प्रोप्राइटरशिप है मिस्टर XYZ एसोसिएट्स नाम की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। उनका जो XYZ पर्सन है ना गाइस, उनकी हो गई डेथ, ही इज़ नो मोर नाउ द विडो ऑफ हिज पर्टिकुलर XYZ wants he is entitled to sell the goodwill गाइस। अगर आपने गुडविल वाला जो मैंने गुडविल का जो कंसेप्ट लेक्चर दिया था ना उसको आपने समझा होगा ना गाइस, तो यहाँ पर एक ऐसी क्रिस्टल क्लियरिटी आपको मिल रही होगी गाइस, कांट एक्सप्लेन। जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा वो एकदम इसको इंटर रिलेट कर रहे होंगे गाइस। तो आप ज़रूर देखिए गाइस एक बार उस लेक्चर को, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही वो लेक्चर है। और गाइस अगर आपको लेक्चर्स हमारे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज गाइस शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। सो देखते हैं गाइस, तो वीडियो क्या करती है गाइस, वीडियो को ना ऐसे ही कहता है कि ठीक है हम ना इस फर्म का नाम ना 1 साल तक 1 ईयर तक ना अपनी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है ना ROM में से स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। इन विडो को ना इन पर्टिकुलर आंटी जी को ना ये एंटाइटल हैं। आंटी जी क्या कर सकती हैं, इस पर्टिकुलर फर्म का नाम बेच सकती हैं किसी पर्टिकुलर अदर फर्म को, whoever is interesting to buy the name of the पर्टिकुलर फर्म। तो गुडविल बेच के जो पैसा आएगा ना वो पैसा आंटी जी अपने पास रख सकती हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने ये देखा। फिर गाइस उसमें ना बोलेगा हमारे को कि ना 2 केस आते हैं हमारे पास, एक तो नॉर्मल केस होता है और एक होता है गाइस डिस्प्यूटेड केस। अब ये क्या होता है, मेरे को तो भाई समझ नहीं आ रहा क्या होता है ये, मेरे को भी नहीं आ रहा गाइस।
तो नॉर्मल केस में गाइस क्या होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हमारा जैसे गाइस होता क्या है, अगर किसी की आपने देखा होगा जो बड़े बड़े परिवार होते हैं उनमें किसी पर्टिकुलर बड़े पर्सन की जब व्हेन ही और शी नो मोर, देन उनकी जो गाइस जायदाद होती है ना, उनके पीछे उनके घर वाले कभी कभार लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये नॉर्मल केस में कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट कोई भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इफ़ एनी पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू यूज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म, देन द पर्सन हैज़ टू टेक परमिशन, हैज़ टू टेक परमिशन, उसको परमिशन लेनी होगी, हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम ICAI विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ना उसको ICAI से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ना नाम यूज़ करना चाहता हूँ। और ICAI क्या करेगी, ICAI शुड kept the name of the firm इन अबेयंस गाइस। वो अबेयंस का क्या मतलब होता है, वो स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगी, वो एज इट इज़ रखेगी, एज इट इज़ उसको कंटिन्यू रखेगी अपने पास, इन अबेयंस, तो एज इट इज़ रखेगी अपने पास। तो ये हमने देखा गाइस नॉर्मल केस। अब देखते हैं डिस्प्यूटेड केस। गाइस जब तक वो ICAI हमारे को एक पहले तो सबसे पहले ICAI को ना आप इन्फॉर्म कर दो कि हमारे यहाँ ना डिस्प्यूट चल रहा है, हमारे यहाँ ना डिस्प्यूट चल रहा है। फिर ICAI कहेगा ठीक कोई बात नहीं, आप डिस्प्यूट को ना रिजोल्व कर लो, आप एडवोकेट बुला लो, सब कुछ जो करना है, या फिर एक वो होता है आर्बिट्रेशन होता है गाइस, है ना शायद, तो उसको कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप अपना डिस्प्यूट को सॉल्व आउट कर लो, सॉल्व आउट करने के बाद ना 1 साल तक आपकी फर्म का नाम ना हम इन अबेयंस रखेंगे, उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। तो यानी जैसे डिस्प्यूट रिजोल्व हुआ और डिस्प्यूट में ये डिसाइड हुआ कि आंटी जी है ना, आंटी जी इज़ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, तो आंटी जी क्या कर सकती हैं, उस फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट टिल 1 ईयर आंटी जी उस फर्म को बेच सकती हैं, और जो गुडविल का पैसा आएगा वो आंटी जी को मिल जाएगा। तो गाइस ये एक पर्टिकुलर पार्ट हमने देखा। ये पूरा नोट्स में कवर है, तो बिल्कुल भी वरी नहीं होने का। बस अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आपको प्लीज़ बता देना गाइस, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। और उसके बाद गाइस क्लोज 2 करा, अभी तक हमने सिर्फ 2 ही क्लोज गाइस अभी तक हमने सिर्फ करे हैं, बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं हम इसको, है ना गाइस। उसके बाद गाइस क्लोज 3 आता है हमारे पास। क्लोज 3 क्या कहता है गाइस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he accepts or agree to accept any part of profits of professional work of a person who is not a member of the institute. So guys एक बार दोबारा देखेंगे, a chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he agrees to accept any share of profits of part of profits of professional work of a person other than person who is a member of the institute. सो गाइस कोई भी अगर हमारे जो CA सर है ना, CA सर वो किसी पर्टिकुलर बीटेक वाले पर्सन से उसकी फीस का शेयर अपने पास नहीं रख सकते। फिर कुछ एक्सेप्शन दिए हैं कि किन पर्टिकुलर पर्सन का आप प्रोफेशनल अगर आपने उनके साथ काम करवाया है तो ठीक है, आप उनसे ना शेयर कर सकते हैं, उनसे फीस अपना शेयर जो है उनसे ले सकते हैं। तो गाइस वो पर्टिकुलर पर्सन कौन कौन से होंगे, ये वाले होंगे। हमने इसको शॉर्टकट में लिख चुके हैं पहले ही, बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारे को इससे। C² C स्क्वायर से क्या था, CS CWA, A³ से क्या था, एक्चुअरी एडवोकेट एंड आर्किटेक्ट। फिर यहाँ पर क्या था गाइस, CMA, C से CS CWA, A से क्या था, एडवोकेट, एंड M से MBA। फिर बैचलर में इंजीनियरिंग, बैचलर में सबसे पहला इंजीनियरिंग, और उसके बाद क्या था गाइस, इंजीनियरिंग के बाद था टेक्नोलॉजी, लॉ एंड एक्चुअरी। तो गाइस ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। एक्चुअरी यहाँ पर आया था गाइस, यहाँ पर एक आर्किटेक्ट है, सॉरी गाइस।
तो उसके बाद हमने फिर ये वाला, तो यहाँ पर वो दोनों एक्सेप्शन हो जाएंगे गाइस। उसके बाद क्लोज आता है हमारे पास, क्लोज नंबर 4, द पर्टिकुलर चार्टेड अकाउंटेंट एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद पर्सन, एंटर इनटू पार्टनरशिप, वो हमारे सीए सर है ना, किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के साथ पार्टनरशिप एंटर करने जा रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के साथ पार्टनरशिप एंटर करने जा रहे हैं, वो ना तो वो सीए इन प्रैक्टिस है और ना वो सीए है ना कोई भी नहीं है। तो इस केस में गाइस बोलता क्या है, इसको स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं। अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद एनी पर्सन अदर देन, गाइस एक्सेप्शन, फिर इसकी एक्सेप्शंस आती हैं अदर देन में, या तो वो किसी सीए इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Just suppose XYZ is a CA in practice and MNY is also a CA in practice, so they both can combine together and पहले वो इंडिविजुअल थे, सोल प्रोप्राइटर थे, अब वो इकट्ठा हो रहे हैं, आपस में इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो हो सकते हैं। या फिर वो कोई ऐसी कंट्री में रहते हैं, ऐसी कोई कंट्री में रहते हैं जहाँ पर वो हमारे इंडिया में भी उनकी यहाँ पर एक बार पॉइंट पढ़ते हैं गाइस, अ पर्सन रेजिडेंट इन विदाउट इंडिया हु बट फॉर हिज रेजिडेंस अब्रोड, लेकिन उसके वहाँ रहते भी, उसके यूएसए में रहते भी ही इज एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर एज ए मेंबर। सपोज अ पर्टिकुलर पर्सन इज ए सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इन यूएसए, सपोज गाइस, सपोज, ये मैं फैक्ट नहीं बोल रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सपोज ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू एंटर हिज नेम in our register of members in India also. So guys, in that case our XYZ chartered accountant can do a partnership with that particular person, so no problem at all. उसके बाद गाइस ये दो पर्सन आ गए, वही वाले स्टार 1 स्टार 2 जो हमने पहले इसमें चार्ट में यहाँ पर कवर करे थे, स्टार 1 स्टार 2। तो गाइस उसके बाद हम क्लोज 5 के ऊपर जा रहे हैं। क्लोज 5 सेज अवर चार्टेड अकाउंटेंट ना, उन्होंने काम ऐसे काम वो छीन रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं काम की, और ऐसे पर्सन से काम ले रहे हैं, उन्होंने ना एजेंट अपॉइंट कर दिए। गाइस क्या करते हैं वो एजेंट ना, छोटे छोटे पैम्पलेट्स होते हैं ना, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैम्पलेट्स गली गली। लक्ष्मी नगर में आपने देखा होगा ना गाइस, जैसे कोचिंग सेंटर वाले वहाँ पे पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही सीए ने ना अपने पैम्पलेट्स बनवा लिए, और वो ना सारा दिन अपने पैम्पलेट्स वहाँ पे लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन के नीचे ना डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो गाइस उस केस में हमारे सीए सर गिल्टी हो जाएंगे, तो ये है क्लोज नंबर 5। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ही सिक्योर्स, यानी कि उसको छीन रहा है एक तरह से, ही सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल वर्क थ्रू सर्विसेज ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट और पार्टनर ऑफ सच सीए। वो ना तो एम्प्लॉयमेंट में है ना वो पार्टनर में है। अब गाइस एक बात ध्यान से देखिए, जो वहाँ पर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा है, सपोज हमारे सीए सर कहते हैं ये तो मैंने एम्प्लॉय कर रखा है, तो ये तो मेरा एम्प्लॉयमेंट वाला बंदा है, तो गाइस उसके लिए फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा, बाय मीन्स नॉट ओपन टू चार्टेड अकाउंटेंट। गाइस ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि कोई हमारा हमारे सीए प्रोफेशन की इतनी रिस्पेक्ट है और आप ऐसे काम मांग रहे हो, पैम्पलेट छपवा कर बंटवा रहे हो, पैम्पलेट के ऊपर लोग चल रहे हैं, फाड़ रहे हैं, लोग भेलपुड़ी खा रहे हैं पैम्पलेट के ऊपर। तो गाइस दिस इज लाइक अ डी रिस्पेक्ट ऑफ अवर प्रोफेशन। सो इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा इस केस में हमारे सीए सर हमारे गिल्टी हो जाएंगे। फिर गाइस क्लोज नंबर आता है, क्लोज नंबर 5 हमने कवर कर लिया, 6 7 नहीं करेंगे, बड़े क्लोज है, इनको अलग से लेंगे, इंपॉर्टेंट क्लोज है। नाउ मूविंग ऑन टू क्लोज नंबर 8। गाइस इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ, एक सेकंड दीजिए मेरे को गाइस। सपोज ये ना पर्टिकुलर कंपनी है, सपोज द नेम ऑफ द कंपनी इज सत्यम, एंड गाइस सत्यम का ऑडिटर कौन था आपको याद है क्या? मेरे ख्याल से कोई बिग 4 थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हम XYZ लगते हैं इसका नाम। एंड यहाँ पर एक हम राम रखते हैं, CA राम एंड CA XYZ।
गाइस सत्यम ने क्या करा, सत्यम ने ना, सपोज हम ये गाइस फैक्ट के ऊपर नहीं जा रहे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए देख रहे हैं हम। सत्यम में गाइस क्या हुआ, कुछ बहुत धोखाधड़ी राजू सर ने ना, जो राजू है, राजू एकदम धोखाधड़ी कर रहा था। राजू बहुत ही नलायक, बहुत ही क्या बोलूँ मैं गाइस, को वर्ड भी मेरे पास नहीं है यूज़ करने के लिए। आपको सबको पता होगा राजू ने क्या क्या करा था, तो अभी हम वो चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले। तो राजू ने ना गाइस बहुत ही गंदे गंदे काम करे थे, गंदे गंदे काम इन द सेंस कि उसने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे कर दिया था, सब कुछ हिला विला दिया था। तो उस केस में हमारे सपोज हुआ नहीं था ऐसा जो मैं बोलने वाला हूँ, हमारे सीए को ना पता लग गया, हमारे सीए को ना पता लग गया। हमारे सीए साहब कहते हैं ठीक है सत्यम जी, आप राजू जी, हमारे आप ये सब क्या कर रहे हो, हम तो अपनी रिपोर्ट में ना क्वालिफिकेशन दे देंगे, एडवर्स रिमार्क दे देंगे। तो राजू जी कहते हैं अच्छा तेरी इतनी हिम्मत। राजू जी आते हैं यहाँ पर उठ के, ये राजू जी हैं गाइस, ये राजू जी हैं, ये राजू जी हैं गाइस, देखिए ध्यान से। ये राजू जी कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत, ये उसको कहते हैं जाओ तुम्हारी छुट्टी। ये उनको कह रहे हैं निकल जाओ यहाँ से, XYZ को कह रहे हैं तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, दिखना मत मेरे को दोबारा। XYZ को कहते हैं तुम एकदम निकल जाओ। या फिर ये तो हमने केस लिया सत्यम का। अब हम लेते हैं एक छोटी सी कंपनी, स्मॉल कंपनी का केस। स्मॉल कंपनी में क्या हुआ, फीस डिसाइड हुई थी गैस 50,000 रुपीज़। एक ऑडिट की ना, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने की हमारे XYZ चार्टेड अकाउंटेंट के साथ ना फीस डिसाइड हुई थी 50,000 रुपीज़। बट इन्होंने सर ने हमारे ऑडिट कर दी, सब कुछ कर दिया, आर्टिकल्स गए थे, आर्टिकल्स को लॉन्च करवाया सर ने, उनको कन्विंस दिया, सब चीज़ें अपनी पॉकेट से लगा दी। उसके बाद क्लाइंट हमारे को पैसे ही नहीं दे रहा। तो उसके बाद इस केस में XYZ ने अपने आप छोड़ दी ऑडिट, तो यहाँ इस केस में हमारे दो केस कवर हो रहे हैं, या तो अनजस्टिफाइड रिमूवल, सत्यम वाले केस में दो केस हमारे कवर हो रहे हैं गाइस, अनजस्टिफाइड रिमूवल या फिर क्वालिफिकेशन। इस केस में हमारा कवर हो रहा है नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस। ठीक है गाइस, तो ये तीन केस हमने देखे। उसके बाद कोई भी, ये तीन ही केस इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इस केस में ना ये पर्टिकुलर XYZ जा रहा है, कंपनी छोड़कर जा रहा है, और ये वाला सीए राम कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, स्मॉल कंपनी को और सत्यम कंपनी को। तो गाइस उस केस में सबसे पहले सीए राम दिमाग में सोचेंगे कि भाई रीज़न क्या रहा होगा, जो पुराना वाला ऑडिटर को कंपनी ने निकाल दिया या फिर वो खुद चला गया। वो पहले रीज़न ढूंढेंगे, उस चीज़ के रीज़न इस चीज़ के ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे गाइस, क्यों ढूंढेंगे, वो देखेंगे कि इन सब में से कोई ऐसा केस तो नहीं था। तो इसके लिए क्या होगा गाइस, अगर तो अनजस्टिफाइड रिमूवल है और नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस है, और एक और पॉइंट आता है गाइस, या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 224 एंड 225 ऑफ ओल्ड कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 139 to 142 ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट 2013। या फिर इन तीनों केस में अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो राम जो है ना, सीए राम कभी भी उस कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। फिर हमारा एक केस और था क्वालिफिकेशन वाला। गाइस 4 केस थे हमारे जो हमने यहाँ पर देखे थे। सत्यम वाले केस में 2 देखे थे, एक यहाँ देखा था। तो एक जो क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट जो सत्यम में हमने देखा था, उस केस में हमारा सीए राम अब उसकी रिपोर्ट, पर्टिकुलर XYZ की रिपोर्ट चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो क्वालिफिकेशन दी थी वेदर इट इज़ करेक्ट एंड क्वालिफिकेशन वहाँ पे ज़रूरत थी। तो उस केस में भी वो पहले चेक करने के बाद कि वेदर द एटीट्यूड ऑफ XYZ इज़ करेक्ट और डिमांड्स क्वालिफिकेशन इन हिज रिपोर्ट, वो चेक करेगा। तो होता क्या है गाइस, कभी कभार ना ऑडिटर अपना गुस्सा निकालने के लिए भी ना क्वालिफाई कर देते हैं रिपोर्ट, तो उस चीज़ को वो चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ क्वालिफाई होना चाहिए था, तब भी वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो गाइस सबसे पहले वो क्या करेगा, सही सब हमने देख लिया वो कैसे उससे बात करेगा, कैसे वो करेगा। तो अब हमारा हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि वही वो ये सब चीज़ें पता कैसे करेगा। तो वो क्या करेगा गाइस, क्या करेगा, एक ना लेटर ना एक कम्युनिकेट करेगा अपने XYZ ऑडिटर से, एक लेटर उनके वहाँ भेजेगा कि प्लीज़ ना आप मेरे को रीज़न बताइए, आप मेरे को ना रीज़न बताइए। और वो जो लेटर गाइस इसको भेजेगा ना, वो लेटर कैसे होगा, या तो वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। और गाइस इसका क्या मतलब होता है कि जो बंदा वहाँ पर डिलीवर करके आएगा ना, वो एक पर्टिकुलर प्रूफ के तौर पर एक रिसीप्ट हमारे CA राम सर को देगा, या फिर CA राम सर ना अपना एक आर्टिकल भेज दें, अपना एक आर्टिकल ना XYZ के पास भेज दें और उनको उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन लेटर की कॉपी देकर भेज दें, और रिसीविंग लेकर XYZ का जो आर्टिकल है वो इन हमारे राम को दे देगा। आप समझ गए गाइस, राम का आर्टिकल यहाँ पर जा रहा है, उसके हाथ में कॉपी है, 2 कॉपी हैं, एक वो उनको दे आएगा, एक पे रिसीविंग लेकर अपने सर को दे देगा। तो या तो वो केस हो। उसके बाद क्या होगा गाइस, जो हमारा XYZ का है उसको एज सून इसको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो रिप्लाई अगर थोड़ा टाइम लग जाता है तो हमारे जो राम जी हैं ना, राम जी क्या करेंगे गाइस, आफ्टर वेटिंग ए रीजनेबल टाइम दे विल स्टार्ट देयर वर्क, वो अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद गाइस एक पॉइंट आएगा आपके पास कि ना हमारे पास ना टाइम की शॉर्टेज है, बैंक ऑडिट खत्म करनी है। गाइस होता क्या है, बैंक ऑडिट के टाइम पर जिन्होंने करी होगी उनको पता होगा, पहले सब पूरी ना ब्रांचेस की ऑडिट होती है, उसके बाद ना गाइस हेड ऑफिस की ऑडिट होती है। हेड ऑफिस सपोज ब्रांचेस की ऑडिट खत्म करने का दिन है 12, अभी क्या चल रहा है गाइस 12, सपोज करो 12 सितंबर, और हेड ऑफिस का यहाँ पर ऑडिट स्टार्ट होनी है, यहाँ पर 12 सितंबर को ख़त्म होनी है और हेड ऑफिस पर 20 सितंबर को शुरू होनी है। तो गाइस उसने ना ऑडिटर क्या करेगा उस केस में, सपोज उसको 4 दिन चाहिए इस पर्टिकुलर ब्रांच की ऑडिट करने के लिए, तो वो टिल 8 सितंबर वेट करेगा। अगर रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। बट जो एंगेजमेंट वो एक्सेप्ट करेगा वो सब्जेक्ट टू कंडीशन होगी, वो अपने क्लाइंट को बोलेगा मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ एंगेजमेंट, बट ना ये जो मेरी एंगेजमेंट है ना, ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन, प्रोफेशनल ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर होगा। अगर कोई उसने ऑब्जेक्शन रेज करा तो मैं छोड़ दूंगा ऑडिट बीच में ही, मेरे को कुछ नहीं लेना। तो इतना बोल के एक रिटन कम्युनिकेशन करके वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। फिर उसके बाद गाइस पॉइंट आता है कि हमारे को कम्युनिकेट किसके साथ करना होता है। तो गाइस कम्युनिकेट, सपोज ही इज ए टैक्स ऑडिटर, तो उसको टैक्स ऑडिटर के साथ ही कम्युनिकेट करना है। सपोज पिछले साल में वो टैक्स ऑडिट उनकी हुई नहीं थी, उनकी लिमिट कम थी, उससे पिछले साल उनकी टैक्स ऑडिट हुई थी, तो कोई बात नहीं, जो पिछले से पिछले साल वाले के साथ भी ना कम्युनिकेट करो। तो ये था गाइस पूरा क्लोज 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। अगर आपको रीड आउट करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, आप मेरे को कमेंट में बस बता दीजिएगा, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा आपके साथ, वहाँ पर आप घर पर रीड आउट कर लेना। उसके बाद गाइस क्लोज 9, आप छोटे क्लोज हैं फटाफट से कंप्लीट करेंगे गाइस। क्लोज नंबर 9, he accept an appointment as an auditor of a company without ascertaining from it whether requirement of section 225। गाइस कंपनीज एक्ट के जो सेक्शंस होते हैं ना, जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला जो चैप्टर करेंगे, वो सेक्शन 139, 140, 141, 142 इनका नॉन कंप्लायंस करके अगर वो ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी हो जाएंगे। तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उनको वेरीफाई करना होगा वेदर द कंप्लायंस विद दीज पर्टिकुलर सेक्शंस आर अप्रोप्रिएट और नोट। इसको कंप्लाई करने के लिए वो क्या करेंगे, एंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कंप्लायंस विद लॉ के जो पर्टिकुलर रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद गाइस मूव ऑन करते हैं क्लोज नंबर 10 के ऊपर। 10 में क्लोज नंबर 10 में गाइस हमारे को वो बोलता है पर्टिकुलर ICAI हमारे को बोलता है कि आप ना CA सर आप ना कोई भी ऐसा असाइनमेंट नहीं लेंगे जिसकी फीस ना या तो परसेंटेज बेसिस पर होगी या कंटिंजेंट होगी अपॉन हैपनिंग्स ऑफ एन पर्टिकुलर इवेंट्स। ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे। देख लीजिए, या तो बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रॉफिट या फिर कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स ऑफ सच वर्क, तो ऐसा काम आप नहीं करेंगे। फिर इसके गाइस एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस में गाइस
शॉर्टकट लिख लीजिए CRV। सी से गाइस कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर से क्या होगा गाइस, आर से क्या होगा रिसीवर एंड लिक्विडेटर, एंड वी से क्या होगा वैल्यूअर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में गाइस, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या देखेंगे हम, या तो पेड अप शेयर कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। इन तीनों में से, इन चारों में से दो दो ऑप्शन है, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का परसेंटेज उनको मिल सकता है। रिसीवर के केस में क्या करेंगे गाइस, डिसबर्समेंट, जितना भी एसेट रियलाइज या डिसबर्स किया ना उसका परसेंटेज उनको मिल सकता है। वैल्यूअर के केस में जिस पर्टिकुलर आइटम का वो वैल्यू कर रहे हैं ना उसका परसेंटेज उनको मिल सकता है। तो इन तीन केसेस में उसको परसेंटेज वाइज फीस मिल सकती है, बाकी और भी किसी एंगेजमेंट में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसमें फीस उसकी बेस्ड हो या तो परसेंटेज बेसिस पे या कंटिंजेंट हो, फिक्स नहीं हो, ऐसा कोई भी काम वो नहीं करेगा। उसके बाद गाइस हमारे पास आता है क्लोज नंबर 11, क्लोज 11। तो क्लोज 11 देखने वाले हैं गाइस हम। क्लोज 11 गाइस हमारे से बात करता है, ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ CA, अदर देन प्रोफेशन ऑफ CA अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल टू एंगेज। तो गाइस ये किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। इसमें हमने देखा था ना कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है कौन कौन से काम कर सकता है, गाइस देखा था ना। तो उन्हीं की बात कर रहा है, कह रहा है अगर उनके अलावा कोई भी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कोई भी ऐसा काम करता है ना जो इन सब इस सेक्शन में नहीं कवर करता तो वो गिल्टी हो जाएगा। फिर उसने गाइस एक एक्सेप्शन दिया है कि वो क्या बन सकता है, वो वहाँ पर ना डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जहाँ पर उसका कोई भी रिलेटिव या वो खुद उस कंपनी में ऑडिटर ना हो, या तो उसका पार्टनर या वो खुद उस कंपनी का ऑडिटर ना हो, तो वो डायरेक्टर कंपनी में बन सकता है। और उसके बाद एक और पॉइंट है, डायरेक्टर तो बन सकता है लेकिन वो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो गाइज ये क्लोज नंबर 11 में बोला। फिर बोलता है क्लोज नंबर 12 में वो ऐसे किसी पर्सन को अलाउ कर देता है वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने के लिए, ना तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है बट वहाँ पर ना पार्टनर नहीं है। वो कहता है आर्टिकल को चलो चलो साइन मार दो, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन मार दो, कोई बात नहीं, चलेगा सब चलेगा वो। तो इस केस में हमारा CA जो है गिल्टी हो जाएगा। गाइस फिर आर्टिकल्स कहाँ पर साइन करेंगे भाई, आर्टिकल को भी तो कहीं पर साइन करने की जगह मिलनी चाहिए। तो उस केस में वो बोलता है कि वो ना कहीं रूटीन के जो वर्क होते हैं ना, रूटीन के जो वाउचर चेकिंग आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो स्टार्ट करते हैं ना जब कोई आर्टिकलशिप, तो पहले 1 साल तो वाउचिंग टिकिंग होती है, कहीं टिक करते रहते हैं, हाँ ये हो गया। ऐसे ही कभी कभार तो सो जाते हैं बीच में, ऐसे टिक 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 करके, आपको पता होगा गैस, है ना, आप रिलेट कर पा रहे होंगे अच्छे से, मैंने भी ऐसे किया गैस, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, उसके बाद उस पर साइन कर सकते हैं, या फिर कन्वेंस के बिल्स होते हैं या फिर खाने के बिल्स, उस पर आर्टिकल साइन कर सकते हैं। तो गैस ये 12 क्लॉजेस हमने कवर करे एक्सेप्ट क्लॉज 6 and 7। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। इसके बाद हम पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 3 में हम अपना कवर करेंगे। तो देखते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच।